हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक मलान। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप यू ऑल वेल। सो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर सेकंड, दैट इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो आज हम इस चैप्टर में एक रिवीजन करेंगे जिसके थ्रू हम आगे जो न्यूमेरिकल पोर्शन है इस चैप्टर का उसको हम इजीली सॉल्व आउट कर सकें। ओके, सो हम देखेंगे बहुत जल्दी जल्दी हम रिवीजन करेंगे, उसमें जितने भी हमारे फॉर्मूलाज आएंगे हम कोशिश करेंगे उनको सबको कवर अप करें जल्दी से। ओके, ताकि हम आगे जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं उसमें हमारे को कोई दिक्कत ना होगा। ओके, सो बात करते हैं सबसे पहले फोर्स की। सो फोर्स क्या होता है? फोर्स इज बेसिकली पुश और पुल, या फिर आप कह सको तो इट इज एन एक्शन व्हिच कैन चेंज द पोजीशन, स्पीड, डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी। जब आप किसी बॉडी पे आप फोर्स लगाते हो तो इसका मतलब होता है कि हम उस बॉडी पे एक एक्शन कर रहे हैं जिसकी वजह से उस बॉडी की पोजीशन चेंज हो सकती है, उस बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो सकती है, उस बॉडी की स्पीड चेंज हो सकती है। ओके, उस बॉडी का साइज और शेप भी चेंज हो सकता है इफ द बॉडी इज हैविंग इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी होती है किसी बॉडी की कि अगर बॉडी के पास इलास्टिसिटी होगी, यानी कि इलास्टिसिटी का मतलब आप एक किसी के ये कह सकते हो कि अगर बॉडी के पास सॉफ्टनेस है, इलास्टिसिटी का मतलब बता रहा हूं आपको कि अगर बॉडी के पास सॉफ्टनेस है इसका मतलब बॉडी के पास इलास्टिसिटी है। ओके, सो अगर बॉडी के पास सॉफ्टनेस है इसका मतलब अगर हम उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो उस बॉडी का शेप और साइज दोनों चेंज हो सकते हैं। ओके, सो दिस इज द टाइप ऑफ what is a force. So force is a push or pull, or it is an action which can change the position, speed, direction and shape and size of a body. Okay, so ये उसके इफेक्ट्स में भी आ जाएगा, उसकी डेफिनेशन में भी आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स। तो हमने ऑलरेडी दो टाइप के फोर्सेस के बारे में पढ़ा, एक बैलेंस्ड फोर्स होता है और एक अनबैलेंस्ड फोर्स होता है। बैलेंस फोर्स में बेसिकली क्या है? बैलेंस फोर्स में फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर मान लीजिए कोई ये एक बॉडी पड़ी है इस प्लेस पर, मैंने कहा कि अगर मैंने इस तरफ से F1 फोर्स लगाया है, इस तरफ से F2 फोर्स लगाया है, तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस फोर्स द सम ऑफ दीस टू फोर्सेस व्हिच आर अप्लाइंग ऑन दैट बॉडी विल बी जीरो। यानी कि जितना मैं फोर्स लगा रहा हूं उस बॉडी पर, भले किसी भी साइड से लगे, ओके, तो जितना भी बॉडी पे फोर्स लगेगा अगर उस सब फोर्सेस का सम जीरो है इसका मतलब वी आर अप्लाइंग द बैलेंस फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट। ओके, बात समझ लिया आप कि अगर जितना भी उस बॉडी के ऊपर फोर्स लगेगा अगर उस फोर्स सभी फोर्सेस का सम अगर जीरो आएगा तो इसका मतलब हम उस बॉडी पर बैलेंस फोर्स लगा रहे हैं। बैलेंस फोर्स की एक और केस बता दूं कि अगर बॉडी पर बैलेंस फोर्स लगता है तो या तो बॉडी रेस्ट में रहती है या फिर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन करती है। बात समझ गए? कहने का मतलब है कि अगर आप किसी बॉडी के ऊपर बैलेंस फोर्स लगाओगे तो या तो बॉडी रेस्ट में ही रहेगी, यानी कि अगर मैंने इस तरफ से फोर्स लगाया उस तरफ से फोर्स लगाया, और अगर बॉडी पहले से ही रेस्ट में थी तो अब भी रेस्ट में ही रहेगी क्योंकि उसके ऊपर नेट फोर्स कितना काम कर रहा है? जीरो न्यूटन। बात समझे? अगर पहले से ही बॉडी रेस्ट में है और हम उसके ऊपर दो तरफ से फोर्सेस लगा रहे हैं और उन दोनों फोर्सेस का जो नेट सम आ रहा है वो जीरो आ रहा है, इसका मतलब वो बॉडी फिर हिलेगी भी नहीं क्योंकि उसके ऊपर कोई फोर्स लग ही नहीं रहा, नेट फोर्स जिसकी हम बात करते हैं। बात समझे? और अगर मान लीजिए कोई बॉडी पहले से ही चल रही है, माना हमने कहा कि कोई बॉडी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, हमने दो तरफ से फोर्सेस लगाए और उन सब फोर्सेस का सम कितना हो गया? जीरो, तो वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चलेगी। इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो बॉडी रुक जाएगी, रुकेगी नहीं। अगर आप बॉडी के ऊपर बैलेंस फोर्स लगा रहे हो और बॉडी पहले से ही चल रही थी तो वो बाद में भी उसी स्पीड से चलेगी। इट मींस इफ द बैलेंस फोर्स इज अप्लाइंग ऑन द बॉडी, ऑन दैट टाइम द बॉडी मे बी रिमेन इन रेस्ट और रिमेन्स इन यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि अगर बॉडी के ऊपर आप बैलेंस फोर्स लगाओगे तो या तो बॉडी रेस्ट में आ जाएगी या फिर वो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। ओके, अब बात करते हैं अनबैलेंस, दैट इज द सेकंड टाइप ऑफ द टाइप ऑफ फोर्स। अनबैलेंस में क्या होता है कि अगर आप किसी बॉडी के ऊपर दो तीन तरफ से फोर्सेस लगा रहे हो या नंबर ऑफ फोर्सेस लगा रहे हो तो उसका सम कभी जीरो नहीं आएगा, उसका सम जीरो नहीं आएगा। और अगर जब हम फोर्स लगा रहे हैं और उसका सम जीरो नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये भी हुआ कि उस बॉडी की स्पीड में चेंज भी आएगा। यानी कि अगर बॉडी पहले से रेस्ट में थी तो अब अगर हम उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स लगा रहे हैं तो वो बॉडी मोशन में आ जाएगी। और अगर मान लीजिए पहले अगर कोई बॉडी मोशन में है और हमने उसके ऊपर फोर्स लगा दिया अनबैलेंस फोर्स, तो या तो उसकी स्पीड इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, सेम कभी नहीं रहेगी। तो ये दो टाइप के चेंजेस आ सकते हैं व्हेन द अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइंग ऑन द बॉडी।
बात समझे कि अगर हम कभी भी किसी बॉडी पर अनबैलेंस फोर्स लगाते हैं तो या तो उस बॉडी अगर से पहले वो बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो बॉडी मोशन में आ जाएगी अगर अनबैलेंस फोर्स लगेगा तो, और या फिर अगर बॉडी पहले से ही मोशन में थी और अनबैलेंस फोर्स लगाने पे तो उसकी स्पीड या तो बढ़ जाएगी या घट जाएगी, सेम नहीं रहेगी। सेम कब रहती है? जब बैलेंस फोर्स लगता है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज इनर्शिया। इनर्शिया वो बेसिकली क्या है? ये किसी भी एक बॉडी की इनहेरेंट प्रॉपर्टी कह सकते हो, टेंडेंसी कह सकते हो। किस चीज की टेंडेंसी? कि अगर हम इस बॉडी किसी भी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं और वो बॉडी उस फोर्स को अपोज करती है ताकि हम उसके अंदर जो चेंजेस लाना चाहते हैं उसकी स्टेट में अगर वो चेंजेस ना आए तो इसका मतलब ये हुआ कि वो बॉडी ने उसको अपोज करा है। और अपोज कौन कर रहा है? इनर्शिया। बात समझे? इट इज द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी व्हिच अपोजेस दैट फोर्स व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द चेंजेस इन हिज स्टेट्स। बात समझ गए कि अगर किसी भी बॉडी के ऊपर अगर आपने कोई फोर्स लगाया है और वो अगर फोर्स लगाने पे उसकी स्टेट चेंज नहीं होती है तो वो किस लिए नहीं हुई? रीजन ऑफ इनर्शिया। अब इनर्शिया तीन टाइप की होती है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ओके, नेक्स्ट है आपका टॉपिक फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहा जाता है कि if the body is in rest it will remain in rest, if the body is in motion it will remain in motion। और तो ये सब किस लिए हुआ? until and unless any force is applied on the body। कहने का मतलब हुआ कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो वो उसी मोशन में रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में, जब तक कि हम उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स ना लगाएं। बात समझ आई कि अगर हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो या तो कहने का फोर्स नहीं लगाएंगे तो या तो वो बॉडी रेस्ट में रहेगी या फिर वो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। ओके, सो इसको हम और भी तरीके से समझ सकते हैं। अगर मैं इसका मैथमेटिकल फॉर्म कहूँ तो देखिए फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, जो हमने यहाँ फोर्स पढ़ा है, फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू ma, या फिर इसको और ज्यादा अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हम A का फॉर्मूला ओपन कर सकते हैं फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? v is equals to u plus at। अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा v minus u equals to at, मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई इधर आके टर्म इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। फिर जाएगा v minus u upon t is equal a। तो मैंने क्या करा, इस a की जगह ये v minus u upon t यहां पुट कर दिया, तो ये भी फार्मूला बना जा सकता है और वो भी फार्मूला बना जा सकता है। ओके, तो अब उन्होंने क्वेश्चन में कहा कि if the body is in rest it will remain in rest, if the body is in motion it will remain in motion until or unless any external force is applied on the body। यानी कि अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाएंगे ही नहीं तो यानी कि F की वैल्यू क्या होगी? 0 न्यूटन। और अगर हमने फोर्स लगाया नहीं तो जो ma की वैल्यू आएगी वो भी क्या आएगी? 0 न्यूटन। क्योंकि अगर F 0 है तो 0 इक्वल्स टू ma, मैंने F की अगर वैल्यू पुट कर दूं यहाँ 0 तो 0 इक्वल्स टू ma मींस ma इज इक्वल्स टू 0 न्यूटन। अब किसी भी बॉडी का मास तो कभी 0 नहीं होता। कोई भी बॉडी हो, जितनी मर्जी हल्की हो, उसका मास जरूर होगा। और अगर किसी भी बॉडी का मास है तो दोनों चीजों की मल्टीप्लिकेशन 0 आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेकंड थिंग थी वो 0 है, क्योंकि ये आपने बेसिक से आपने मैथ्स के बेसिक्स है, ये आपने बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन 0 तब आता है जब उन दो में से कोई एक 0 हो। ओके, अब m a दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 0 है, m और a का प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 0, जिसमें से हम ये कह रहे हैं कि m की वैल्यू कभी 0 नहीं होती। इसका मतलब 0 कौन हुआ? a 0 कब आता है? a 0 होने का मतलब क्या हुआ? a 0 होने का मतलब ये हुआ कि बॉडी की वेलोसिटी में कोई चेंजेस ही नहीं आ रहे। ओके, क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड के अंदर वेलोसिटी में जितना चेंजेस आएगा दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ओके, तो अगर बॉडी के अंदर यानी कि वेलोसिटी में चेंजेस ही नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि या तो बॉडी रेस्ट में थी। भाई चेंजेस, एक्सेलरेशन 0 कब आता है? ये क्वेश्चन आपका एक आ भी सकता है कि राइट द कंडीशन एट व्हिच द एक्सेलरेशन बिकम 0। तो ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जब एक्सेलरेशन 0 होता है? दो कंडीशंस होती है। एक होती है कि या तो जो बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहे। बात समझ गए? इफ द बॉडी इज इन रेस्ट एंड इट विल रिमेन इन रेस्ट, तब एक्सेलरेशन 0 होगा। क्यों? क्योंकि तब उस समय बॉडी की वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि पहले भी वो रेस्ट में थी, बाद में भी वो रेस्ट है।
यानी कि उसका जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो भी रेस्ट है और जो फाइनल वेलोसिटी है वो भी रेस्ट है। बात समझ रहे हैं? 0 0 हो गया दोनों का, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों 0 मीटर पर सेकंड आ गए, दोनों क्योंकि दोनों कंडीशन में रेस्ट में है। बात समझे? तो इनकी वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आया। सेकंड थिंग ये है कि व्हेन द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि एक ही स्पीड से चल रही है। अब अगर एक ही स्पीड से चल रही है तो हम ये कह सकते हैं कि जो इनिशियल स्पीड थी और जो फाइनल स्पीड है वो दोनों सेम है, तभी उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो अगर बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है या बॉडी रेस्ट में है तो दोनों केसेस में एक्सीलरेशन 0 है। और हमने फर्स्ट लॉ में पढ़ा क्या, यही चीज पढ़ी थी कि व्हेन द बॉडी इज इन रेस्ट इट विल रिमेन इन रेस्ट, यानी कि बॉडी अगर रेस्ट में है। सेकंड थिंग पढ़ा, व्हेन द बॉडी इज इन मोशन इट विल रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन, या फिर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में at that time until and unless any external force is applied on the body, यानी कि तब कोई फोर्स काम नहीं करेगा। सेम थिंग मिलते हैं, यानी कि अगर आपको कभी भी फर्स्ट लॉ को मैथमेटिकल फॉर्म देना हो तो मैथमेटिकल फॉर्म जो होती है वो होती है a is equals to 0। अगर एक्सीलरेशन 0 हो गई तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन प्रूव हो जाता है। ओके, नेक्स्ट आपका है मोमेंटम टॉपिक। मोमेंटम बेसिकली क्या है? मोमेंटम जो है प्रोडक्ट है किस चीज का? किसी भी बॉडी के मास और वेलोसिटी का। मोमेंटम अगर बेसिकली हम बात करें तो मोमेंटम जो है ना वो किसी भी बॉडी के मोशन को रेफर करता है कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तब तो उसके पास मोमेंटम होगा, और अगर हमने कहा कि अगर कोई बॉडी मोशन में नहीं है, रेस्ट में है, तो उसके पास मोमेंटम नहीं होगा, क्योंकि मोमेंटम बेसिकली मोशन को रेफर कर रहा है। तो अगर हमने कहा कि मोमेंटम जो है वो क्या है, मोमेंटम को बेसिकली हम p से डिनोट करते हैं। तो मोमेंटम क्या है? मोमेंटम इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी भी बॉडी के मास और उस बॉडी की वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है मोमेंटम। ओके, अब अगर इसमें मान लो मास तो कभी 0 हो नहीं सकता, अगर वेलोसिटी 0 हो जाए। अब वेलोसिटी 0 कब होगी? जब बॉडी रेस्ट में हो, यानी कि एक रेस्ट की कंडीशन को छोड़ के बाकी कोई भी कंडीशन हो जाए, कोई भी का मतलब या तो यूनिफॉर्म मोशन हो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो, जैसा मर्जी मोशन हो, बस मोशन होना चाहिए। तो अगर बॉडी के पास मोशन है तो बॉडी के पास मोमेंटम है, लेकिन अगर बॉडी रेस्ट में है तो उसके पास मोमेंटम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0, तो मास मल्टीप्लाई बाय 0, यानी कि p इज इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाई बाय v की वैल्यू 0, तो आंसर क्या आएगा? 0 kg मीटर पर सेकंड। बात समझ गए? यानी कि अगर बॉडी के पास मोशन है तो मोमेंटम होगा, क्योंकि मोमेंटम मोशन को रेफर कर रहा है। और अगर बॉडी के पास मोशन नहीं है इसका मतलब बॉडी ऑलरेडी रेस्ट में है, और रेस्ट की कंडीशन पे वेलोसिटी 0 होती है, इसलिए मोमेंटम क्या हो जाएगा? 0 kg मीटर पर सेकंड। ओके, सेकंड थिंग इज दैट सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो टोटली बेस्ड है किस पर? मोमेंटम पर। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ एक स्टेटमेंट दी जाती है, वो ये दी जाती है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। यानी कि जो हम किसी भी बॉडी पर इसको इस स्टेटमेंट को आप प्रैक्टिकली समझिए। उन्होंने कहा कि अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं, मान लीजिए कोई बॉडी है उसका मोमेंटम चेंज कर रहा है, कैसे करेंगे? मान लीजिए कोई स्टार्टिंग से ले लीजिए कि अगर कोई बॉडी स्टार्टिंग से रेस्ट में है, हमने उसके ऊपर फोर्स लगा दिया। आप समझिए कि स्टार्टिंग में बॉडी कैसे है? बॉडी इज एट रेस्ट, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा? 0। बात समझ गए? पी आई लिख दिया, पी आई मतलब मोमेंटम, आई फॉर इनिशियल, स्टार्टिंग वाला मोमेंटम। सेकंड थिंग मैंने कहा कि अब मैंने उस बॉडी के ऊपर क्या लगाया? फोर्स लगा दिया। तो जब आप बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हो, पहले से रेस्ट में थी, फोर्स लगाया, मान लीजिए कि वो बॉडी हिलने लग गई, तो जब बॉडी हिलने लग जाएगी इसका मतलब उस बॉडी के पास वेलोसिटी आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। तो जब हमने कहा कि स्पीड आ गई तो मान लीजिए उसका मोमेंटम 10 kg मीटर पर सेकंड होगा, मान लिया। कितनी देर में हुआ? मान लीजिए 10 सेकंड के अंदर हुआ या 5 सेकंड के अंदर हुआ। अब देखिए जो फोर्स है वो कितने न्यूटन का अप्लाइड होगा, ये हमें समझना है। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ क्या कहा जाता है कि जब हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो वो फोर्स का जो अमाउंट है वो किसके बराबर होता है? 1 सेकंड में जितना मोमेंटम चेंज होगा। अब मोमेंटम कितना चेंज हुआ देखिए, देखते हैं। चेंज इन मोमेंटम कितने टाइम में? मान लिया टाइम की वैल्यू है 5 सेकंड, यानी कि ये 0 से 10
केजी मीटर पर सेकंड होने के लिए 5 सेकंड लगे उसे। टाइम कितना लगा? 5 सेकंड इन 5 सेकंड। कितना चेंज आएगा? फाइनल माइनस इनिशियल दैट इज 10 केजी मीटर पर सेकंड का चेंज आएगा। अब हमने निकालना है 1 सेकंड का, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, यानी कि 1 सेकंड में जितना भी चेंजेस आएगा मोमेंटम में वो किसके बराबर होगा? फोर्स के बराबर होगा। तो हमें 1 सेकंड में निकालना है। तो चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकंड क्या करेंगे? 5 से डिवाइड कर देंगे। 10 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ गया? 2। यानी कि ये जो 2 चेंजेस आ रहा है ये क्या हो गया? न्यूटन। अब हमने क्या समझा? सॉरी न्यूटन आ गया, यहाँ पे केजी मीटर पर सेकंड है। तो हमारा जो फोर्स होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा 2 न्यूटन के। अब ये केजी मीटर पर सेकंड न्यूटन कैसे बदल गई? क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो 2 केजी मीटर पर सेकंड का चेंज आया कितने टाइम में? 1 सेकंड में। अब अगर इसको पूरा लिख रहा हूं तो ये क्या बन जाएगा? 2 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम बोलते हैं न्यूटन। तो इस तरह से हमें पता लगता है कि जो 1 सेकंड में चेंज आया वो कितना है? 2 न्यूटन का, 2 केजी मीटर पर सेकंड का। उसको अपॉन में 1 सेकंड रखा तो वो बन जाएगा 2 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उसी को हम न्यूटन बोल देते हैं। बात समझ गई? तो इसी तरह से हमें क्या करना है? न्यूटन फाइंड आउट करना है, सॉरी फोर्स फाइंड आउट करना होगा, उसका अमाउंट फाइंड आउट करना होगा। सो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। इसका एक प्रूफ भी आता है, वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूं। अब इन्होंने इसी के अकॉर्डिंग इसका प्रूफ, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसका प्रूफ करेंगे। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग प्रूफ देखें तो क्या होता है? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp over dt, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। ओके, तो ये आ गया प्रोपोर्शन का साइन लगाते हैं, कांस्टेंट आ जाता है F इज इक्वल्स टू k dp over dt। यहां पे हम लेट कर लेते हैं, लेट k इज इक्वल्स टू 1, तो यहां पे हमारी वैल्यू आ जाती है F इज इक्वल्स टू dp over dt। p की फार्मूला होता है m into v, दैट इज मोमेंटम dt। अब क्या होगा? जो टाइम के साथ m और v में जो टाइम के साथ चेंज होगा उसको तो हम राइट में रखेंगे, और जो टाइम के साथ चेंज नहीं होता उसको हम लेफ्ट में ले आएंगे। तो मास किसी भी बॉडी में टाइम के साथ चेंज नहीं होता। ऐसा नहीं हो सकता ना कि अभी अगर मेरा मान लीजिए किसी भी कोई एक मान लीजिए पत्थर है, कोई एक पत्थर है तो उसका अगर अभी मान लीजिए 100 ग्राम वेट है तो 1 घंटे बाद 200 ग्राम हो जाएगा, तो नहीं होगा ना। 100 ही ग्राम रहेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि किसी भी बॉडी का जो मास है वो चेंज नहीं होता है टाइम के साथ, तो ये बाहर आ जाएगा। ये हो जाएगा F इज इक्वल्स टू m dv over dt। वेलोसिटी चेंज हो सकती है, मान लीजिए अभी पत्थर रेस्ट में है, किसी ने फोर्स लगा दिया, स्पीड आ गई, चेंज हो गई वेलोसिटी, है ना। तो वेलोसिटी चेंज हो सकती है क्योंकि वेलोसिटी टाइम के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इसलिए ये आ गया। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट बन रहा है dv over dt, ये dv over dt क्या होता है? a, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। तो ये हमारा फॉर्मूला प्रूफ हो जाता है F इज इक्वल्स टू m। ओके, ये सेकंड लॉ है। नेक्स्ट हमारा है टॉपिक थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या है? बेसिकली थर्ड लॉ हमारे पास क्या आता है? थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि किसी भी बॉडी के ऊपर अगर आप एक्शन कर रहे हो तो वो बॉडी उसी के बराबर और अपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन फोर्स अप्लाई करती है, यानी कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अकॉर्डिंग टू दिस, मान लीजिए अगर ये दो बॉडी हैं A और B, इसने अगर इसके ऊपर F1 फोर्स लगाया तो ये इसके ऊपर F2 फोर्स लगाएगी और वो F1 माइनस F2 के बराबर होगा। देखिए एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट। इक्वल इसलिए बोला है क्योंकि उन दोनों का अमाउंट सेम होता है, माइनस साइन इसलिए लगाया क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। क्योंकि देखिए फोर्स F1 उधर लग रहा है, F2 इधर लग रहा है, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए ये माइनस साइन आया। इक्वल साइन इसलिए है क्योंकि दोनों का अमाउंट सेम। ओके, सो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन के पास उसके बराबर और उसके विपरीत एक रिएक्शन फोर्स होता है। हाँ समझ गए? सो ये इससे हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाता है F1 -F2। नेक्स्ट है आपका कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है? बेसिकली मान लीजिए अगर कोई दो बॉडी है आपस में टकराई, तो पहले जब तक वो टकराई नहीं थी तो इसका अपना अलग मोमेंटम होगा, इसका अपना अलग मोमेंटम होगा। तो इन दोनों के मोमेंटम का सम मान लीजिए 100 आएगा। कैसे कहने का मतलब है कि मान लीजिए अभी कोई ये बॉडी है, तो एक ये बॉडी है एक ये बॉडी है, हाथों को समझिएगा मेरे। मान लीजिए इस वाले हाथ का मोमेंटम है 60 kg मीटर पर सेकंड, इस वाले हाथ का मोमेंटम है 40 kg मीटर पर सेकंड। कितना सम हो गया? 100। 60 + 40 100। अब आपस में दोनों टकरा गए, टकराने के बाद दोनों इधर उधर अपोजिट चले गए।
अब ये वाले का मोमेंटम मान लीजिए 50 और इसका भी 50, तो 50 प्लस 50 कितना हो गया 100। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब तक वो दो बॉडी आपस में टकराई नहीं थी, उन दोनों का मोमेंटम का सम किसके बराबर होगा, जब वो दोनों बॉडी टकरा गई और टकराने के बाद उन दोनों बॉडी के मोमेंटम का सम हमेशा बराबर होगा। बात समझ गए? तो इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम का एक फॉर्मूला आता है। वो फॉर्मूला होता है m1u1 plus m2u2 is equals to m1v1 plus m2v2। ये फॉर्मूला होता है। ये m1u1 plus m2u2 क्या बोला जाता है, दिस इज द सम ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले का ये दोनों का मोमेंटम, एंड m1v1 plus m2v2 दिस इज द मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ये सम ऑफ मोमेंटम है आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद का मोमेंटम। ओके, सो आई होप कि आप इस सभी फॉर्मूलाज को, सभी जितने भी हमने ये टॉपिक्स कवर करे इनको बहुत सही से समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझे तो प्लीज मुझे बताइएगा मेरे कमेंट बॉक्स में। और आशा करते हैं कि आपको ये सब समझ आ गया हो, ताकि हम आगे की जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है वो इसी के बिहाफ पर अच्छे से आगे कवर अप कर सकें। थैंक यू।